हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो पीओसी थर्ड है, यानी कि बीफार्म फोर्थ सेमेस्टर में जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इसका जो है लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, लास्ट पार्ट, जो कि हम फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आप पढ़ ही चुके होंगे सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में। तो ये जो है तीसरा पार्ट है और इसके बाद ये सब्जेक्ट फिर कभी आपको लास्ट सेमेस्टर तक नजर नहीं आएगा। तो इसमें जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट फर्स्ट, जिसका नेम है, देखिए, वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर आइसोमेरिज्म से आपको थोड़ा याद आया हो तो आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि क्या होते हैं आइसोमर, ये क्या होती है आइसोमेरिज्म, जो कि दो टाइप्स के होते थे। अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं थोड़ा, तो यहाँ पे देखिए मैं अभी ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। तो सिंपली देखिए, आइसोमेरिज्म आपका दो टाइप्स का होता था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सारे टाइप, चैन, पोजिशनल, फंक्शनल, रिंग चैन और मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ये आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। एंड अब डायरेक्टली यानी कि जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें स्टार्टिंग होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म से। तो यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है उसके भी दो पार्ट हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जियोमेट्रिकल में देखिए ये जो है आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट होगी, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है आप जो है फर्स्ट यूनिट में पढ़ोगे। कहने का मतलब है आपने यही जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना होगा। तो आज की जो वीडियो है जो बेसिक होने वाली है, इसमें हम देखने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, इनेंशियोमेरिज्म क्या है, डाइस्टीरियोमेरिज्म क्या है, मीसो कंपाउंड क्या है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है, कायरल एंड अकेरल मॉलिक्यूल क्या है। तो ये देखिए जो सारा कुछ है ना, मैं ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका था, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में जो हमने ना मतलब लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सिलेबस कवर कराया था। तो ये जो है पूरा लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका था। तो मैं आगे की वीडियो वहीं पे आगे कट करके आपको ऐड कर दूंगा। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर देना, बाकी उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। एंड इसके अलावा देखिए जो अदर सब्जेक्ट है, जिसकी फार्माकोलॉजी हमने स्टार्ट कर दी है, तो उसके लेक्चर भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बाकी नोट्स वगैरह भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखिए सबसे पहले ना हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो उससे पहले आपने पता होना चाहिए कि आइसोमर क्या होते हैं। देखिए आइसोमर क्या होते हैं, डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, आइसोमर आर दोज केमिकल कंपाउंड्स दैट हैव सेम केमिकल फॉर्मूला व डिफर इन द प्रॉपर्टीज एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। तो वैसे तो आपने पढ़ाई होगा सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए आइसोमर क्या है, कोई भी ऐसे दो हमारे कंपाउंड जो कि जिनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो सेम होता है, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है या फिर उनमें जो कार्बन का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। तो सिंपल सी बात करें, जैसे ये ब्यूटेन है, ठीक है, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये जो है हमारा ब्यूटेन है, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C4H10, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे है एक आइसोब्यूटेन। तो इसमें आप देखोगे CH3 CH2 CH3 एंड यहाँ पे हमारी एक इस साइड चेन से CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि जो आइसोब्यूटेन है उसका भी फॉर्मूला जो है केमिकल फॉर्मूला वो C4H10 है। तो ये दोनों तो सेम है बिल्कुल, C4 एंड H10। लेकिन अगर आप देखोगे कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये बिल्कुल स्ट्रेट चैन है, लेकिन यहाँ पे एक साइड चैन भी यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो यानी कि केमिकल जो फॉर्मूला है वो सेम होता है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर या फिर जो एटम का जो अरेंजमेंट है वो अलग होता है। उन ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमर कहते हैं, और यही जो फिनोमिना होती है उसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको पता ही होगा पहले से और अब आपको समझ भी आ गया होगा। तो देखिए बात करते हैं ना, आइसोमेरिज्म हमारे जो है वो दो टाइप्स की होती है, आपने पहले पढ़ लिया है लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर ले रहे हैं। एक होती है हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इसको आप ऐसे समझिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि जिनकी ऐसे ऐसे हमारे कंपाउंड या हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी जो है स्ट्रक्चर अलग अलग होती है लेकिन केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। तो इसमें और भी टाइप्स हैं, जैसे कि चैन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चैन, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। तो ये जो है ना हम सेकंड सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारा फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, जो कि हमने पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आप देखो कि सिलेबस में तो हमारी जो यूनिट है वो यही है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
तो इसमें क्या होता है, देखिए आपको केमिकल फॉर्मूला भी सेम होता है और स्ट्रक्चर भी सेम होती है, लेकिन डिफरेंट कहाँ पे होता है, जो आपके एटम्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है स्पेस में वो डिफरेंट होता है। तो इसके दो टाइप्स हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए बात करते हैं, देखिए ये हमारी यूनिट है पहला स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें सबसे पहला वही टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमर, एंड जो सेकंड यूनिट है उसमें है जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो ये दोनों हैं, इनके ऊपर अलग अलग पूरी यूनिट है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट है। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन जो बन रहा है वो है डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विद एग्जांपल, जो कि 7 मार्क्स में है, तो यही हम देखने वाले हैं। और इसके जो नोट्स हैं ना बिल्कुल आपको मिल जाएंगे फार्मेसी वाला ऐप पे, तो आपने सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है और सर्च करना है फार्मेसी वाला, और PW जो लोगो है वो आपको नज़र आ जाएगा लिखा हुआ वहाँ पे, और आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, वहीं आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो बात करते हैं, देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने से पहले आपने समझना होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी को, ठीक है। तो देखिए कुछ ना ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि जैसे अगर उनके ऊपर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर हम डालें, PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो इसको अगर हम डालते हैं, एक मिनट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर हम उन सॉल्यूशन से या फिर उन कंपाउंड से इस लाइट को पास कराते हैं, तो ये जो है उस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देते हैं। तो उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और ऐसी जो एक्टिविटी होती है, ये जो फिनोमिना होती है, उसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। आप ऐसे समझिए, देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जो हमारी जो ऑर्डिनरी जो लाइट होती है, यानी कि जैसे हमारे जहाँ से भी हमें लाइट आ रही है वो चारों दिशाओं से आती है, ठीक है, चारों पांचों दिशाएं जहाँ से भी। तो इस तरीके से ये हमारी लाइट यहाँ पे आती है। और अगर हम कोई ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम लगा दें, कोई ऐसा यहाँ पे एक उपकरण लगा दें कि जो इस लाइट को केवल एक ही डायरेक्शन में लेकर आ जाए, यानी कि जैसे ये चारों दिशाओं में है, अगर वो एक ही दिशा में ये यहाँ पे इस तरीके से हो जाए, यानी कि ये सारी जो लाइट है उसको ये गैदर कर ले, एक जगह इकट्ठा कर ले। आपने देखा होगा जो लेज़र होते हैं ना बचपन में, जैसे हम टॉर्च जो मारते हैं तो वो जो है वहाँ पे एक लेज़र लगा हो, वो सॉरी वहाँ पे क्या होता है, एक प्रिज्म लगा होता है, जो कि जो लाइट जो चारों तरफ जा रही होती है वो केवल एक ही डायरेक्शन में जाती है, और उसी वजह से जो लाइट है वो बहुत लंबे दूर तक जाती है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो जो भी ऑर्डिनरी जो लाइट है, अगर हम उसको किसी प्रिज्म से, यानी कि ये हमारा निकोल प्रिज्म होता है, इसको हमने पोलराइजर बोलते हैं, तो अगर हम उससे पास कराते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाती है। तो इस जो लाइट होती है ये, इसको हम बोलते हैं PPL, यही हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। अगर ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर हम इसको किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड अगर उसके सॉल्यूशन से पास कराते हैं, सपोज जैसे कि एक हमारा पोलरीमीटर होता है, ये हमारा पोलरीमीटर होता है इस तरीके से, इसमें हमारा सॉल्यूशन भरा होता है, ठीक है। अगर हम इस अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इससे पास कराते हैं तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें होंगी। एक तो ये लाइट बिल्कुल ऐसे ही सीधी निकल जाएगी, यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, स्ट्रेट निकल जाएगी बिल्कुल एकदम। और एक क्या होगा, या तो ये जो है इस तरीके से मूव हो जाएगी, यानी कि थोड़ा सीधे थी पहले, वो थोड़ी इस तरीके से डायरेक्शन में आ गई, या फिर सीधी जैसे थी थोड़ी इस तरीके से डायरेक्शन में आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 कंडीशन आ रही हैं। अगर हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है, जब किसी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड उसके सॉल्यूशन से हम पास कराते हैं, तो अगर वो सीधी निकल जाती है तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर जो लाइट जो हमने पास कराई है सॉल्यूशन से, अगर वो जो है इस डायरेक्शन में जाती है, आप देखोगे ये कौन सा डायरेक्शन है, जैसे हमारी घड़ी घूमती है इस दिशा में, तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। अगर वो उसको क्लॉकवाइज घुमा दें तो वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। और अगर आप इस तरफ देखोगे कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है, जो हमारी क्लॉक जो घूमती है उसके विपरीत दिशा में। तो अगर वो इस दिशा में घुमाता है तो तब भी ये क्या होता है, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो अभी आपने क्या देखा कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या है। ऑप्टिकल कंपाउंड हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके सॉल्यूशन से अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराएं तो वो उस लाइट को या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज जो है डायरेक्शन में वो घुमा देते हैं। ऐसे जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए समझने वाली बात यह है, ये जो इनकी एबिलिटी होती है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। और अब देखिए आपने समझना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। यानी कि देखिए कोई भी 2 कंपाउंड, ये सपोज हमारे 2 कंपाउंड हैं जिनका
केमिकल फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला बिल्कुल सेम है, ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम है, केमिकल फार्मूला भी स्ट्रक्चरल फार्मूला भी, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है? उनमें बस यही डिफरेंस है कि एक जो कंपाउंड होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाता है और दूसरा जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। यानी कि जो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है ये उसको एकदम अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं। अगर एक हमारा क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ऐसे जो आइसोमर होते हैं उन्हीं को हम ऑप्टिकल आइसोमर को बोलते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि उनकी केमिकल फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होते हैं, बस डिफरेंस क्या है थोड़ा सा कि जब उन पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली जाती है तो वो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं। तो यही सिंपल सी डेफिनेशन है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज ए टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म का ये टाइप है इन विच द कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। दोनों चीज़ें सेम होती हैं बट डिफरेंट कहाँ पे होता है? डिफर इन देयर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। और ये जो ना एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। मैं आपको बता दूं जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के साथ यहाँ पे आपने बताना था विद एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए हमारा लैक्टिक एसिड है और ये भी हमारा लैक्टिक एसिड ही है, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो OH है ये यहाँ पे किस साइड है? अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ये और बता दूं जो ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो घूमती है तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। और जो हमारी एंटी क्लॉकवाइज जो घूमती है ये थी हमारी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट सिंपली डोनेट करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी को D से और इसको L से। इसको हम पॉजिटिव से भी डोनेट करते हैं, इसको हम माइनस से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो D लैक्टिक एसिड यहाँ पे लिखा है इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालते हैं तो ये उस लाइट को D में यानी कि डेक्स्ट्रा जो हमारी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है उसमें घुमा देता है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे OH है और एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो यहाँ पे L लैक्टिक एसिड है। यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है कि L मीन्स लीवो रोटेटरी, यानी कि ये जो अगर इस पर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालते हैं तो ये उसको उल्टी दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज से घुमा देता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा जो ऑप्टिकल एक्टिविटी थी वो भी अभी हमने देखी है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। जब भी कोई भी मॉलिक्यूल की हमारी ऐसी एबिलिटी जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा देता है। तो यही मैंने लिख रखा है, आप इसको पढ़ लेना कि 1815 में एक वायर्ड ने कुछ हमारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स वो फाउंड किए थे कि अगर उनसे हम कोई लाइट पास कराते हैं पोलराइज्ड लाइट तो ये जो है उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। उन्हीं को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। तो सिंपल तरीके से यही मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है। तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपने टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट है, ये प्रिज्म हमारा इससे पास करते हैं, एक ही डायरेक्शन में हो जाती है। और जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम किसी सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो उसके बाद जो है ये उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये था सारा कुछ, यही मैंने अपनी यहाँ पे लैंग्वेज में बना करके लिख दिया है, पढ़ लेना इसको। और एक और बात कि यही इफ़ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट स्ट्रेट पास थ्रू सॉल्यूशन सो इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। कहने का मतलब ये है कि अगर वो सीधी डायरेक्शन में चली जाती है, कोई भी डिफरेंस नहीं आ जाता प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, तो वो हमारे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और अगर वहाँ पे रोटेशन होता है तो वो हमारे क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये जो है ना हमारे दो तरीके से होते हैं, ये भी आपने समझ ही लिया होगा कि अगर वो क्लॉकवाइज घूमते हैं या फिर जो मतलब कि जो लाइट है उसको क्लॉकवाइज वो रोटेट करते हैं तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं, इसको हम D से या फिर प्लस से डिनोट करते हैं। इसके अलावा अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं लाइट को तो वो हमारे लीवो रोटेटरी कहलाते हैं, इसको हम L से या फिर माइनस से डिनोट करते हैं। ये था हमारा क्या था, ये हमारा इस तरीके से अगर देखिए 7 मार्क्स में आता है ना, पूरा आपने इस तरीके से सारा कुछ बनाना होगा। अब बात करते हैं, एक नोट है आपके लिए कि आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनमें कम से कम एक कायरल कार्बन होता है। ए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कंटेन्स एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन। अब ये कायरल कार्बन क्या है? देखिए आप समझिए कि ऐसा कोई भी कार्बन जिससे सभी दिशाओं में जो इसकी चारों वैलेंसी होती हैं अलग, तो अलग अलग ग्रुप यहाँ पे जुड़े हों,
यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे CH3 है। तो ये जो है ना हमारा क्या है, ये कायरल कार्बन है। यहाँ पे जो है चारों जो है अलग अलग यहाँ पे ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो वही लिखा है, एक कार्बन एटम विच इज़ कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और एटम, इट इज़ कॉल्ड एज एसिमेट्रिक कार्बन। इसको हम एसिमेट्रिक भी बोलते हैं, कायरल भी बोलते हैं, कायरल कार्बन एंड एसिमेट्रिक। ठीक है, एसिमेट्रिक ये भी हम इसको बोलते हैं। अब देखिए बात करते हैं एग्जांपल, आप देख लीजिए, जैसे कि ये हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड है। तो यहाँ पे जो ये कार्बन है आप यहाँ पे देखोगे तो इधर OH है, इधर CHO है, इधर CH2OH है और इधर H है। तो ये चारों जो है अलग अलग ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा क्या है, कायरल कार्बन है। यहाँ भी सेम है, जहाँ पे मैंने स्टार बना रखा है वो समझो कायरल कार्बन है। तो यहाँ भी CHO OH H CH2OH ये भी हमारा कायरल कार्बन है। तो ये दोनों आइसोमर है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये डेक्स्टर रोटेटरी है, ये हमारा लिबो रोटेटरी है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि आइसोमेरिज्म क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, एग्जाम्पल उसके और कायरल कार्बन वगैरह। अब देखिए हम बात करते हैं फास्टली एनेंशियोमर के बारे में। एनेंशियोमर भी 2 मार्क्स में ये आ जाता है। तो देखिए बात करें एनेंशियोमर क्या है। एनेंशियोमर ऐसे दो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, मिरर इमेज का मतलब क्या है कि अगर जैसे ये हमारा कोई एक कंपाउंड है, अगर दूसरा कंपाउंड हमारा कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से, तो ये जो है आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज तो है, साथ के साथ ये जो है सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं। सुपर इम्पोजेबल का मतलब समझिए कि आप ऐसा समझिए, ये मेरा हाथ है, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पसीना आ रहे हैं, तो ये मेरा हाथ है। देखिए ये मैं अगर इसको ऐसे हाथ को इस तरीके से रखता हूँ तो मेरी जो सारी उंगली है यहाँ पे क्या हो जाती है, ये बिल्कुल एक ही दिखती है, मतलब ऊपर से ही दिखता है। तो ये है सुपर इम्पोजेबल, यानी कि जो ऊपर वाले हाथ ने मेरा नीचे वाला हाथ बिल्कुल ढक लिया है। अगर हम इस तरीके से अगर हम इसको रखते हैं तो यहाँ पे देखोगे इस तरफ मेरे जो ये अंगूठे हैं वो निकले हुए हैं। तो यह है सुपर इम्पोजेबल। बोले तो अगर हम इस V को उठा करके इस B पे रखें, इस तरीके से उठाएं, यहाँ रखें, तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। ये एक दूसरे की मिरर इमेज तो हैं, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, आप देखोगे मिरर इमेज है। अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, एक दूसरे में फिट नहीं होते हैं। तो उसको बोलते हैं हम एनेंशियोमर। तो वही है, देखिए एनेंशियोमर क्या है। एनेंशियोमर आर ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। वो मिरर इमेज तो हैं लेकिन वो एक दूसरे की जो मिरर इमेज होती है उसमें वो फिट नहीं हो पाते हैं, वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है। यहाँ पे वो एग्जांपल आप देख सकते हैं, पसीने गिर रहे हैं तो आप देख सकते हैं CH2H COH CH2OH, ये हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पे जो OH है हमारा इस साइड है, लेकिन यहाँ पे जो OH है वो इस साइड है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। लेकिन सपोज आप इसको उठा करके ऐसे उठा करके यहाँ पे रखो तो OH हमारा यहाँ पे जाएगा H की जगह पे, और OH ये वाला इस H की जगह पे आएगा, यानी कि ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, एनेंशियोमर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, द पेयर ऑफ एनेंशियोमर इज कॉल्ड एनेंशियोमॉर्फ। जो पेयर होता है एनेंशियोमर का उसको क्या बोलते हैं हम, एनेंशियोमॉर्फ बोलते हैं। एनेंशियोमर हैव सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। एक और बात आपने ध्यान रखनी है, जो हमारे एनेंशियोमर होते हैं ये दोनों जो हैं इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती हैं, सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम सॉल्युबिलिटी, सारा कुछ। इसके अलावा जो एनेंशियोमर होते हैं उनके अंदर कोई भी प्लेन या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। अभी इसको हम समझेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में। ठीक है, अभी ये जो है आप बस इतना ही समझ लें कि इसमें भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये हमारा एनेंशियोमर कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं देखिए डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये क्या होता है, देखिए ये हमारे ऐसे एनेंशियोमर होते हैं जो ना तो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और ना ही एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल होते हैं। बोले देखिए यहाँ पे ये V और V ये एक दूसरे की मिरर इमेज तो थे लेकिन ये सुपर इम्पोजेबल नहीं थे। अगर देखिए हम बात करें जैसे कि एक ये हमारा कंपाउंड यहाँ पे ये E है और ये है इधर मिरर और इधर है ये F। ठीक है, तो ना तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, आप देखोगे ना तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है अगर हम इसको इसके ऊपर उठा के रखें, ना ही ये सुपर इम्पोजेबल हैं। तो ऐसे जो हमारे ये आइसोमर होते हैं, स्टीरियो आइसोमर जो होते हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं, हमारे
डाई स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। और ये जो फिनोमिना होती है इसको हम डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो सिंपली वही लिखा है, देखिए, डाई स्टीरियो आइसोमर्स आर द ऑप्टिकल आइसोमर विच आर नाइदर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर नॉर आर सुपर इम्पोजिबल। ना तो ही मिरर इमेज होते हैं, ना ही वो सुपर इम्पोजिबल होते हैं। एक यहाँ पे एक पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे ये क्या बोलते हैं इनको हम, डाई स्टीरियो आइसोमर, तो इनमें कम से कम 2 कायरल कार्बन होते हैं। अगर इनमें 2 कायरल कार्बन नहीं है तो वो वहाँ पे डाई स्टीरियो आइसोमर नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, आप ऐसे समझिए, यहाँ पे आप देखोगे CH3HOH और यहाँ पे ये जो है आप देखोगे ये कार्बन है यहाँ पे, और ये 2 है, ये दोनों हमारे कायरल कार्बन हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरफ H है, इस तरफ OH है, इस तरफ Br है, इस तरफ H है, लेकिन इसमें दोनों चेंज हुए पड़े हैं, इधर का इधर है, इधर का इधर है। तो अगर एक मैच खाता है तो दूसरा मैच नहीं होता, और दूसरा मैच खाता है तो ये वाला मैच नहीं होता। तो इसी वजह से ये जो है एक दूसरे की ना तो मिरर इमेज होते हैं, ना ही सुपर इम्पोजिबल होते हैं। तो और इसके अलावा एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, आपने देखा था एनेंशियोमर में कि उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, लेकिन इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम नहीं होती हैं। डाइस्टीरियो आइसोमर्स हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं, देखिए, जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो कि अगर आपने क्वेश्चन देखा हो, वो था व्हाट आर मीसो कंपाउंड एंड व्हाई दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीसो कंपाउंड क्या होते हैं और वो क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ये सवाल जो है इसका हम बताने वाले हैं आपको, आंसर 2 मार्क्स में आ जाता है। तो देखिए, मीसो कंपाउंड क्या है। देखिए, मीसो कंपाउंड एक ऐसे हमारे कंपाउंड्स होते हैं। A meso compound is a stereoisomer which have 2 or more chiral center but it is optically inactive because it has an internal plane of symmetry। तो देखिए, आप पहले एक चीज़ समझिए, एक होता है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, यानी कि एक ऐसा प्लेन होता है जो कि कोई भी चीज़ है, अगर उसको हम उस पर इस प्लेन को हम डालें तो ये उसको बिल्कुल बराबर बराबर सेम 2 हाफ में डिवाइड कर देता है। उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मीसो कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कम से कम 2 कायरल कार्बन होते हैं और उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होता है। अगर यानी कि अगर हम उसके ऊपर, जैसे ये हमारे 2 कार्बन थे, अगर हम उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री डालते हैं तो वो दो है दोनों बराबर बराबर अपने जो भी शेप है उसमें वो डिवाइड हो जाते हैं, उसको हम मीसो कंपाउंड बोलते हैं। और ये जो है ना हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। रीज़न अभी मैं आपको बताऊंगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, समझिए। देखिए, एग्जांपल क्या है, ये है हमारा COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ OH, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारे 2 कायरल कार्बन हुए। तो अगर हम इस पे यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो इसको बराबर बराबर ये जो है डिवाइड करता है। ऊपर COH, नीचे भी COH, इधर HOH HOH, तो बराबर है। ये हमारा टार्टरिक एसिड का एग्जांपल है। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। अब देखिए, बात करते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है। आप देखोगे कि अगर हम इससे लाइट पास कराते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, तो एक हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है और दूसरा जो कार्बन जो होता है, कायरल कार्बन वाला जो ग्रुप है, वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो एक हमारा घुमा रहा है क्लॉकवाइज और एक घुमा रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों का जो रोटेशन है वो अगर हम मिलाएं तो क्या हुआ, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा। एक हमारा इस तरफ को घुमा रहा है, एक हमारा इस तरफ को घुमा रहा है, तो बीच में ही यहाँ पर रुका रह जाएगा वो। तो इसी वजह से जो है ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। समझ आ गया होगा आपको। अगर मैं आपको बता दूं, ईच हाफ इज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर हाफ, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ईच हाफ कंटेन्स ए कायरल सेंटर एंड विच हैव डिफरेंट कन्फिगुरेशन। उनका जैसे ये एक कार्बन है तो इसका अलग कन्फिगुरेशन होगा। ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा जो कार्बन है वो हमारा लेवो रोटेटरी होगा। तो दोनों का जो सम है, दोनों का जो अपोजिट डायरेक्शन जो कन्फिगुरेशन है, अगर हम उसको निकालें क्या निकलेगा, न्यूट्रल। तो इसी वजह से ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा PDF के रूप में। समझ आ गया होगा आपको। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आगे जब टॉपिक आएंगे ना वो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समझ लीजिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है। तो देखिए, 2 हैं हमारे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एक हमारा अभी जैसे मैंने आपको बताया था प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि कोई भी एक ऐसा प्लेन जिसको अगर हम किसी भी कंपाउंड पे डालते हैं, जैसे कि ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे डालते हैं
ये अगर हम ये प्लेन पोलराइज को प्लेन ऑफ सिमेट्री को अगर यहाँ पे हम डालते हैं तो बिल्कुल बराबर बराबर दो हाफ्स में डिवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, देखिए इट इज़ अ प्लेन विच कट्स द मॉलिक्यूल इनटू टू सेम हाफ्स। ये आपको दिख जाएगा, इस तरीके से डिवाइड करता है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर क्या है, देखिए आप समझिए, जैसे ये हमारे दो कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, इधर Cl इधर H, तो कोई भी एक ऐसा सेंटर, कोई भी एक ऐसा पॉइंट अगर उसके हम दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो जो हमारा मॉलिक्यूल है बिल्कुल सेम दो हाफ्स में डिवाइड हो। इस तरीके से अगर हम इस तरीके से जाते हैं तो हमारा एक इस तरफ दोनों बिल्कुल सेम हाफ में डिवाइड हो रहे हैं, तो वो हमारा क्या है यहाँ पे सेंटर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है, सेम, यानी कि ऐसा पॉइंट जिस पे हम अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं दोनों तरफ तो दोनों जो हाफ जो होते हैं हमारे बनते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं। तो देखिए बात करें, इट इज़ द पॉइंट, इसको हम पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। इट इज़ ए पॉइंट विद इन द मॉलिक्यूल फ्रॉम विच लाइन्स ड्रॉ टू द अपोजिट डायरेक्शन मीट सिमिलर पॉइंट एट एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन। तो वही मैंने आपको बताया, अगर हम इस पॉइंट से इस तरफ हो जाए और इस तरफ हो जाए तो दोनों तरफ Cl मिल रहा है, तो अगर ये हमारा इस तरीके से कट हो जाता है तो इस तरफ ये H मिलेगा, इस तरफ H मिलेगा, यानी कि बराबर बराबर है, एक दूसरे के सिमिलर है। इस तरीके से अगर हम यहाँ से इस तरफ हो जाएँ तो ये और ये हमारे बराबर पार्ट होंगे, तो उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारे हो गया एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन जो बचा था इंपॉर्टेंट, वो था हमारा डिफरेंस बिटवीन कायरल एंड अकायरल कंपाउंड। कायरल एंड अकायरल कंपाउंड क्या है, तो मैं बात करूं अगर सिलेबस की, तो अभी हम फिलहाल कहाँ पे चल रहे हैं, हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी देख ली, एनेंशियोमेरिज्म, डायस्टेरियोमेरिज्म, मीसो कंपाउंड, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। अब बात करें कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल। तो कायरल कंपाउंड क्या होते हैं, ये हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज तो होते हैं, लेकिन वो हमारे वही एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं। एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, सेम लाइक इनेंशियोमर की तरह ये होते हैं, और इनेंशियोमर ही हमारे कायरल कंपाउंड होते हैं। कायरल कंपाउंड्स आर दोज विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, यानी कि अगर हम इस वी को इस पर उठाएं तो ये बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे की जो मिरर इमेज होती है वो उस पर ये सुपर इम्पोजेबल, टर्म को आप याद रख लेना इसको, इम्पोजेबल ये नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कायरल कंपाउंड डोंट हैव प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे जो हमारे कायरल कार्बन होता है, आपने देखा ही होगा कि इससे चारों दिशाओं में अलग अलग जोड़े होते हैं, हर एक कंपाउंड ग्रुप जो है, जैसे कि CH3 हुआ, Cl हुआ, तो अलग अलग जोड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कोई भी हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री और या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। सपोज अगर आप प्लेन यहाँ पे डालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे H है लेकिन इस तरफ नहीं, यहाँ पे OH है, तो मतलब चारों ग्रुप अलग अलग हैं, यहाँ पे हम डाल ही नहीं सकते प्लेन ऑफ सिमेट्री को, ऐसे ही ना ही पॉइंट ऑफ सिमेट्री बनता है। तो कहने का मतलब यही है, कायरल कंपाउंड डोंट हैव प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बात करते हैं कायरल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम हैंडेडनेस बोलते हैं, लाइक ग्लव्स जो होते हैं हमारे, शूज़ वगैरह के शूज़ वगैरह जो होते हैं, तो देखो कि ये हमारे क्या हैं, एक दूसरे के ये हैं हमारे कायरल। जैसे कि अगर हम इसको इस तरीके से अगर हम सुपर इम्पोजेबल करें तो ये मिरर इमेज है एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं है, एक दूसरे को पूरी तरीके से नहीं ढक पाते हैं। तो ये है हमारे कायरल। बात करते हैं एग्जाम्पल की, लैक्टिक एसिड है वही पुराना आप देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हम देख लेते हैं जल्दी से, वो हमारा अकायरल कंपाउंड। अकायरल कंपाउंड क्या होते हैं, ये एक दूसरे की जो मिरर इमेज होती है ना उस पर सुपर इम्पोजेबल होते हैं। आप ऐसे समझिए, ये हमारे कंपाउंड है और इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, वो भी ऐसे ही बनेगी। तो ये अगर हम इसको उठा करके इस पर रखेंगे तो बिल्कुल ये फिट बैठेगा। ठीक है, तो ये जो हुए हमारे क्या हुए, ये अकायरल कंपाउंड हुए, अकायरल मॉलिक्यूल्स हुए, और ये जो है ना ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अकायरल कंपाउंड्स आर दोज विच आर सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल होते हैं, बट इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव लाइक मीसो कंपाउंड। ये बिल्कुल मीसो कंपाउंड की तरह इनएक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपका ब्रोमोक्लोरफ्लोरोमीथेन है। यहाँ पे अगर देखिए बात करें एग्जाम्पल की कि आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मिरर लगा हुआ है और ये एक हमारा कंपाउंड है और ये भी उसी की मिरर इमेज है। तो यहाँ पे देखिए ये ना ये जो इस तरीके से जुड़ा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पे हमारा Cl, तो यहाँ पे ये अबव द प्लेन है
और यहाँ पे ये इस तरीके से जो डॉट डॉट में दिखा रखा है बी आर, ये जो है बिलो द प्लेन है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर लेके आते हैं तो जब ये 3D में आप इसको देखोगे तो ये जो है रोटेट कर जाते हैं। रोटेट करने के बाद ये जो है एफ बिल्कुल एफ पे फिट बैठ जाता है, सी एल पे, वी आर बी आर पे और एच पे। तो इस तरीके से एक दूसरे पे फिट बैठ जाते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एकाइरल कंपाउंड या एकाइरल मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल आप लिख देना ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन। यहाँ पे देखिए आज के इस वीडियो में हमने कवर करा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से लेके यहाँ पे कायरल मॉलिक्यूल्स और एकाइरल मॉलिक्यूल्स तक। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड आरएस सिस्टम वगैरह। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।